पावर्ड बाय टेक्नो। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बड़ा दिन, आज बड़ा दिन की बड़ी कवरेज लगातार मनी 9 पर जारी है। सुबह 7:30 बजे से हमने आपको बताना शुरू कर दिया कि यूएस फेड में जो फैसले लिए गए हैं उसके बाद से बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए। और फिलहाल अगर हम देखें तो बाजार अब ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेजी के साथ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होनी चाहिए ऐसे समय में रणनीति, इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी। वाकई आईपीओ सेगमेंट भी होगा, खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत करेंगे, बजेंगे स्टॉक्स में। लेकिन सबसे पहले आज अगर आप अभी जो है बाजार में जुड़ रहे हैं इस शो के साथ, तो सबसे पहले देखते हैं यूएस फेड में क्या कुछ फैसला हुआ है। तो ग्राफिक्स लेकर के आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि यूएस फेड में आज क्या कुछ घटा। तो आधे फीसद की कटौती की गई है, 0.25% की बातचीत कर रही थी फेड ने ब्याज दरों में। 0.5% की कटौती की गई है। अमेरिका में ब्याज दरें घट करके अब जो है 4.75 से 5.0% हो गई हैं। और आपको बता दें कि फेड ने 4.5 साल के अंतराल के बाद ब्याज दरों में कटौती की है। इससे पहले मार्च 2020 में कटौती की गई थी दरों के अंदर। और फेड का ये फैसला काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। 2022 में फेड ने दरें बढ़ाने की शुरुआत की थी और अब 2024 में इन्हें घटाने की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो बीते 14 महीनों में दरों में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा चल रही थी कि आज की इस फेड बैठक में जो है वो कटौती हो सकती है। जुलाई 2023 के बीच करीब 11 बार जो है वो फेड की तरफ से धीरे धीरे करके दरों में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा जो दबाव देखने को मिल रहा था, उसके चलते आपको बता दें कि ये जो है कटौती की गई है। कोविड के दौरान जो है ब्याज दरों में कटौती की गई थी। 12 में से 11 मेंबर्स ने 0.5% की कटौती के पक्ष में वोटिंग की है। यानी ज़्यादातर जो फेड के मेंबर्स थे वो इस कटौती के पक्ष में थे, सिर्फ एक को छोड़ करके। दिसंबर 2024 तक माफ कीजिएगा, दरों में करीब 0.5% की और कटौती के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2025 में 1%, 2026 में 0.5% की कटौती के दिए गए हैं संकेत। 2024 के अंत तक 4.25 से 4.5% तक ब्याज दर का लक्ष्य रखा गया है। 2025 के अंत तक 3.25 से 3.5% की ब्याज दर का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि फेड के फैसलों में निकल करके आई है। 2026 के अंत तक 2.25 से 3% तक ब्याज दर का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें 2024 में बेरोजगारी दर 4.4% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 2024 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 2.1% रखा गया है। 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2% रखा गया है। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, नंबर्स हैं जो कि आपको लिए जानने बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज शुरुआती दौर में हमने देखा काफ़ी शानदार रिकवरी बाजार में रही, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। क्या कुछ कहा गया जेरोम पावेल की तरफ से? इकोनॉमी में फिलहाल मंदी के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। घटती महंगाई के बाद ब्याज दरें घटाने का लिया गया है फैसला, ये भी कहा है जेरोम पावेल ने, जो कि इस बीच इकोनॉमी में ग्रोथ की रफ्तार मजबूत बताई गई है। महंगाई में कमी को लेकर के जैसा कि हम बता रहे हैं कि वो इसको लेकर के ही कटौती की गई है। ब्याज दरें घटाने के फैसले से मंदी का खतरा नहीं बढ़ा है। ये भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर तेज़ी से ब्याज दरें घटती हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में इस बात की आशंका है कि मंदी की आ सकती है। भविष्य दरों में कटौती आंकड़ों के आधार पर होगी। जिस तरीके के नंबर्स दिखाई देंगे उस तरीके से कटौती की जाएगी। ये वो नंबर्स हैं, कब कब घटाई गई है, कब कब बढ़ाए गए हैं। तो नवंबर 2022 में 0.75% की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद सितंबर 2022, जुलाई 2022, जून 2022 और इसके अलावा किस तरह का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है वो भी आपके सामने तमाम आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ गए, पहले उनको रूबरू कराते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हमारे पास आ चुके हैं। और राजेश जी का स्वागत करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़ रहे हैं और काफ़ी व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है, उसके बावजूद आपने समय निकाला। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी हद तक फैक्टरिंग कर चुका था बाजार, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा कट हुआ, लेकिन बाजार सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी लेवल पे। क्या वजह मानते हैं आप और अगले कौन से लेवल्स पे आपकी नज़रें रहेंगी सर? गुड आफ्टरनून विपुल जी। तो देखिए, मार्केट में जरूर एक उम्मीद लगाई हुई थी कि 25 बिप्स का कट इस पॉलिसी में आते हुए दिखेगा, लेकिन फेड की पॉलिसी में 50 बिप्स का कट आते हुए दिखा।
तो थोड़े से एक यहाँ पे कंसर्न जो रेज होते हुए दिखे कि कहीं यूएस इकोनॉमी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एक चिंता इस बड़े कट के चलते मार्केट में एक ओपनिंग के बाद से देखने को मिली। और हमने देखा कि हायर साइड पे मार्केट टिकते हुए नहीं दिखे, मार्केट की ब्रेड्थ भी थोड़ी सी यहाँ पे फिसलती हुई दिखी। हालांकि ओपनिंग काफी अच्छी हुई, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी बनाया। निफ्टी को देखें तो निफ्टी तो कंफर्टेबली 25,400 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रही है, और वहीं बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है। लेकिन मार्केट की ब्रेड्थ देखें तो काफी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक प्रॉफिट टेकिंग आज ओपनिंग के साथ ही देखने को मिली है, जो कि ये दर्शाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूज है। यहाँ पे मार्केट में एक कंफर्ट नहीं आ रहा इस भाव पे बाय करने का। तो हमने देखा कि आज ये इतने महत्वपूर्ण डिसीजन के बाद भी एक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी है। अब लेवल की बात करें तो हमें लगता है कि निफ्टी के लेवल का अगर हम डिस्कस करें तो 25,200 250 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी का, जब तक ये लेवल बने हुए। क्योंकि अगर हम देखें डेरिवेटिव डेटा में भी मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन इसी लेवल के आसपास बने हुए, तो हमें लगता है 25,200 250 एक सपोर्ट जैसा काम करेगा छोटी मोटी गिरावट में। और हायर साइड पे 25,550 ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर हम 25,550 को क्रॉस करते हैं तो ये रैली एक्सटेंड होगी। अदरवाइज हमें लगता है कि निफ्टी एक दायरे में रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। लेकिन अभी हम जिस तरीके का आज माहौल बना है फेड मीटिंग के आउटकम के बाद, वो ये दिखाता है कि शायद मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखेगा। कि जिस तरीके से जो सेक्टर एक लीडिंग पोजीशंस पे थे वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखी, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और थोड़ा प्रॉफिट ऑफ द टेबल यहाँ पे यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो डेटा के हिसाब से हमें लगता है 52,600 52,500 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे भी अगर ये लेवल बने रहे तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी इसके आसपास से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और हायर साइड पे 53,300 ये लेवल को क्रॉस करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखेगी। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र का पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन प्राइवेट बैंक यहाँ पे एक लीडरशिप पोजीशन लेते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है वो वहां पे ही फोकस करना चाहिए, सिलेक्टेड पॉकेट्स पे फोकस करें। पूरा बैंकिंग सेक्टर अभी भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये लेवल टूटते जो सपोर्ट लेवल, तो प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट होते हुए भी दिख सकता है। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा लौटते हुए नहीं दिखा है। लेकिन निफ्टी अभी भी हमें लगता है स्टेबल है और छोटी मोटी डिप में इसको बाय किया जा सकता है। ठीक। तो ये राय यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के निकल करके आती हुई। और अब आपके सवाल जो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं राजेश जी से पूछने के लिए, उनका सिलसिला शुरू करते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज बैंक को लेकर के बहुत सारे बैंक जो नीचे दबाव में दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से पीएसयू बैंकों पे भी स्ट्रेटजी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल लेते हैं तुषार पॉल चौधरी जी का। कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी तुषार जी। कह रहे हैं सुजलॉन में एंट्री करना चाहते हैं 2 महीने के व्यू के लिहाज से। शेयर में काफ़ी अच्छी खासी रैली तो खैर आ चुकी है, हालांकि अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 80 के नीचे दोबारा जाता हुआ, क्या ये दबाव जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं सर। 86 के आसपास का इसने हाई लगाया था, 52 वीक हाई अभी कुछ दिनों पहले ही, और वहाँ से ही गिरावट शुरू हुई है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल सही है, या आपको लगता है कि थोड़ा और नीचे आने का वेट करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी इस समय सुजलॉन एनर्जी पे? नज़रिया सिर्फ 2 महीने का है। तो विपुल जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में दिखाया है। 40 रुपए से स्टॉक ऑल द वे बढ़ते हुए हमने देखा 85 86 तक बढ़ते हुए दिखा, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिखा है। हालांकि जिस तरीके के यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे, हमें लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है अभी भी। और ये स्टॉक जैसे ही 84 85 के लेवल क्रॉस करेगा तो हमें लगता है यहाँ पे फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग या फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट भी बनते हुए दिखेगा। देन हो सकता है स्टॉक में हमें 98 से 105 तक के लक्ष्य भी आगे आने वाले समय में देखने को मिले। अब उनका सवाल है कि कहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए। तो देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ये करीब 77 रुपीज के आसपास ये लेवल आता है। तो हमें लगता है अगर ये 77 का लेवल अगर अगले 1 या 2 दिन में नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय की जा सकती है। अगर वो टूटता भी है तो हमें लगता है नेक्स्ट इसका एंट्री लेवल बनेगा करीब 74 के आसपास। वहां पे बचा हुआ आप अपना पोर्शन बाय कर सकते हैं।
तो हमें लगता है 78 से लेके 74 ये एक बाइंग रेंज है। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा करीब 69 रुपीज के आसपास, और पुल बैक में जैसे ही जी। स्टॉक 85 86 क्रॉस करेगा तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य 105 बनते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आ रही है। और अगले दर्शक का जो प्रश्न आया है हमारे पास, वो आया है अनोक माने जी का। अनोक माने जी कह रहे हैं कि सर, हेलो सर, आई रियली लव योर शो, दिस इज़ द ओनली शो आई वॉच एंड क्रिएट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। चलिए, बहुत थैंक यू सर कि आपको शो अच्छे लग रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने जो है होनासा कंज्यूमर के शेयर लिए हुए हैं 504 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या मुझे अब बेच देना चाहिए या फिर मुझे गिरावट में ख़रीदना चाहिए। 6 से 9 महीने का इनका नज़रिया है। हाल फिलहाल में एक बड़ी ब्लॉक डील भी देखने को मिली थी, जिसके बाद से थोड़ा दबाव यहाँ पर होनासा के शेयर में देखने को मिला था। अभी अगर हम भाव देखें तो चल रहा है करीब करीब 470 का। इनकी खरीद 500 के ऊपर की है सर, तो नुकसान में है अभी, लेकिन 6 से 9 महीने का नज़रिया है और गिरावट में और भी ज़्यादा खरीदना ये चाह रहे हैं। क्या ये शेयर ऐसा है जहां पर कि अभी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, लेकिन लिस्टिंग के बाद से जो भी चार्ट्स अवेलेबल हैं उस पर आपकी राय टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। तो बिल्कुल रिसेंट लिस्टिंग का स्टॉक है। स्टॉक में अभी भी अगर हम देखें तो एक बड़े दायरे में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। इसका दायरा जो बन गया है स्टॉक का वो करीब हायर साइड पे, अगर हम बात करें तो 510 के आसपास के इसके हायर साइड के सप्लाई जोन है, और डाउन साइड में स्टॉक का जो दायरा है वो करीब 440 450 के आसपास है। आपकी एंट्री हालांकि 500 रुपये के ऊपर है, और 6 से 9 महीने का व्यू है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके के स्टॉक में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है 6 से 9 महीने में स्टॉक में, हमें लगता है कि ये वापस 540 560 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि अगर आपको ऐड करना है डिक्लाइन में तो एंट्री लेवल जो अट्रैक्टिव रहेगा वो करीब होगा 460 से लेके 450 की रेंज में। अगर आता है तो वहां आप इसको ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 440 रुपए के आसपास। अगर ये लेवल नहीं टूटते 440 के, तो पॉसिबिलिटी कि स्टॉक वापस अपने पुराने हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा, एंड देन 560 तक की टारगेट इसमें पोजिशनली 6 से 9 महीने में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है खुलासा कंज्यूमर पे राय निकल करके आ रही है। इस बीच एमडी नायर साहब का एक प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर अपनी राय दें, क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए वैल्यूएशन सही दिखाई दे रही हैं? सर, जिस बात का इंतजार था वो घटनाक्रम तो बीत गया, लेकिन पीएसयू शेयरों में पेन जो है वो आज भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये शेयर आपको क्या लगता है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो काफ़ी ज़्यादा जो है जब से मर्जर की खबर आई है उसके बाद से लोगों को थका रहा है, जिन लोगों के पास भी ये शेयर पड़े हुए हैं। इन पर पीएसयू बैंक्स पे आपका व्यू क्या निकल के आ रहा है? इनका सवाल तो खैर एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट पे है, लेकिन इन जनरल आपकी राय क्या है पीएसयू बैंकों को लेकर के? तो विपुल जी देखें तो पिछले 3 4 महीनों में देखें तो एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स में बनते हुए दिखा है, और सारे ही पीएसयू बैंक एक रेंज बाउंड दायरे में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखे। बीट एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी सारे पीएनबी, सारे बैंकों में देखें तो एक रेंज बाउंड बिहेवियर ही देखने को मिला और अंडर परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि ये रीजन भी रहा है कि इनके पिछले क्वार्टरली अर्निंग्स में बैंक्स की कंसर्न जरूर थे, और थोड़ा सा मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है, और अगले क्वार्टर के नंबर्स को यहाँ पे जरूर क्लोजली मॉनिटर करते हुए दिखेगा कि किस तरीके की यहाँ पे अर्निंग्स अगले क्वार्टर्स में बैंकिंग क्षेत्र से आते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है कि अभी जब तक अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस वापस नहीं लौटता है अगले क्वार्टर की, जब तक थोड़ा सा हमें लगता है कि ये साइडवेज ही रहेंगे। एसबीआई की अगर हम चर्चा करें तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर उनको बाय करना है तो बिल्कुल ये एक अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप बैंक है, देश की सबसे बड़ी बैंक है। तो ये जरूर कुछ समय के लिए हो सकता है कि एसबीआई का प्राइस प्रेशर बना रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। थोड़ा डिक्लाइन में स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे टारगेट इसमें 900 950 तक के हैं। तो यहाँ पे छोटी मोटी डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है स्टॉक को। स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, एक भाव पे बाय नहीं करें, छोटे छोटा क्वांटिटी आप ऐड करते रहे। डाउन साइड में इसके जो मेजर मेजर सपोर्ट है वो करीब बने हुए 740 के आसपास के। तो हमें लगता है कि छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें, 740 का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 820 के लेवल क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, और 940 950 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो अंडर परफॉर्मिंग बैंक रहा, तो हमारा व्यू अभी उसको अवॉइड करने का ही है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी कोई रिकवरी यहाँ पे बनेगी।
तो बेटर है कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से निकल के किसी और बैंक में शिफ्ट हो जाएं। तो आईसीआईसीआई बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ आप फोकस करें, वहां आउट परफॉर्मेंस है। तो थोड़ा अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म करेगी, तो वहां पे आप अपना निवेश कर सकते हैं। एसबीआई जरूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करें। एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय करें, एक साथ ना लगा करके थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहें। आईडीएफसी फर्स्ट से अगर छोटी अवधि का नजरिया है निकल जाएं, प्राइवेट बैंकों का रुख करें, वहां पर रिकवरी थोड़ी तेज दिखाई देगी, ये राजेश जी का मानना है। और इस बीच हमारे साथ विश्वास जी मौजूद हैं अपना सवाल लेकर के। विश्वास जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गुड विश्वास जी, आफ्टरनून कहाँ? सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ से बोल रहे हैं विश्वास जी आप? रांची से बोल रहा हूँ सर। रांची से बोल रहे हैं, बहुत आपका अच्छी डेली चीज़। व्यूअर हूँ सर। अरे सर, थैंक यू विश्वास जी कि आपका विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी आपका। बताइए सर, कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम और क्या प्रश्न है आपका? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका प्रोग्राम। जब Thank से you, sir. देख रहा हूँ प्रॉफिट पे हूँ। अच्छा, प्रॉफिट में है आप, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मुनाफे में हैं। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा जीएम फाइनेंशियल के बारे में पूछना था सर। जी जी जी, कितने शेयर हैं? सर 120 शेयर है। किस रेट पर है? 120 पे ही है। अच्छा, तो 120 शेयर 120 के भाव पर लिए हैं। और कितने दिन रखना चाह रहे हैं? अब ये मत कहिएगा 120 सर दिन। नहीं सर, 1 मंथ का ये है, व्यू है। 1 मंथ या 8 मंथ? 1 मंथ, वन 1 मंथ। 1 मंथ का नज़रिया है। चलिए, 1 मंथ के लिए जब भी कुछ खरीदिए तो पहले तो स्टॉप लॉस अवश्य लगा लीजिए। वो हम राजेश जी से पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि यहाँ पर लेना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक अच्छी रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। और जब एक अच्छी रैली के बाद जब गिरावट आती है तो थोड़ी सी गिरावट बढ़ भी सकती है। चलिए, खैर वो अभी क्या क्या कहते हैं राजेश जी, उनके पास चलते हैं। आज 2.25% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, पिछले 4-5 सत्रों में 7-7.5% करेक्ट हुआ है शेयर, लेकिन काफ़ी शानदार रैली रही है। एक महीने में करीब 32% के आसपास का रिटर्न। क्या करना चाहिए सर? अभी भी 2 रुपये के मुनाफे में है, बने रहें तो क्या स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? नज़रिया सिर्फ 1 महीने का है। तो देखिए, जेएम फाइनेंशियल में ऑलमोस्ट 3 साल के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे जुलाई 2021 के स्विंग हाई को स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। और अगर हम देखें तो ब्रोकिंग और ब्रोकिंग से रिलेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म कंपनीज में भी एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। तो पूरा सेक्टर का टेलविंड यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। जेएम फाइनेंशियल में जो ब्रेकआउट हुआ है वो बना है करीब 116 रुपए के आसपास। अब इनका नजरिया 1 महीने के हिसाब से ही बाय करने का है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे 116 का स्टॉप लॉस या 115 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे का जरूर फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर ये 115 के नीचे फिसलता है तो जो रैली है कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए दिख सकती है और स्टॉक में थोड़े बड़े करेक्शन भी आ सकते हैं। तो 115 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट अभी भी इंटेक्ट है। जरूर स्टॉक हायर साइड से इस हफ्ते में एक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये 116 नहीं टूटता है तो शायद पॉसिबिलिटी, क्योंकि बड़े ब्रेकआउट हुए हैं, तो ये वापस स्टॉक एक अपना अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखे। और जैसे स्टॉक में 128 के लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक के फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो करीब 140-45 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। बट ये 1 महीने का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 135 का ही टारगेट प्रोजेक्ट करें 135 1 महीने के हिसाब से, और 116 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अशफाक साहब से बातचीत करते हैं। अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अशफाक साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब सुन रहे हैं? चलिए, अशफाक साहब शायद से संपर्क टूट गया है। सवाल लेकर के आ जाइए इनका फटाफट। और अशफाक साहब का सवाल यूनियन बैंक के ऊपर है। बैंकों पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 1300 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, और ये इनकी खरीद का जो भाव इन्होंने बताया है वो 140 रुपये के आसपास का है। और अभी जो है अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो 120 पे आ गया है। यहाँ पर भी इनको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, 2% आज नीचे। अगर पिछले कुछ दिनों की गतिविधि की बात करें तो पिछले 6 महीने में 19-19.5% करेक्ट हुआ है। पूरे पीएसयू बैंकों का यही हाल है, सब थोड़े से थके हुए हैं एक रैली के बाद। सर, यहाँ पर इनको 20 रुपये का हालांकि अभी नुकसान हो रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? इनका नज़रिया हमें नहीं पता है। तो विपुल जी देखिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, और जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि पीएसयू बैंक अभी यहाँ पे और फर्दर अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कुछ समय के लिए और कंसोलिडेशन रहेगा। अगर ऑलरेडी 20 रुपए के नुकसान में ये बैठे हैं, स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है।
स्टॉक ऑलमोस्ट अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया जो कि है करीब 116 के आसपास, उसके आसपास ही अब लुढ़कता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है अगर ये 116 का भी लेवल तोड़ता है तो फिर इसका नेक्स्ट नीचे का लेवल बनेगा करीब 108 105 की तरफ। तो वीकनेस तो है, छोटे मोटे उछाल में अगर स्टॉक आपके भाव के नजदीक आता है तो कोशिश करें कि इसमें से क्वांटिटी कम करें या एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस है। और हमें नहीं लगता कि अभी अगले 2 3 4 महीने में ये स्टॉक में कोई ऐसा बड़ा रिकवरी बनते हुए दिखेगी। तो कोशिश करें, छोटे मोटे उछाल में आपके भाव के आसपास आता है तो अपना पोजीशन कम करें। और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि अभी अगर आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड करना है तो प्राइवेट बैंक ही आउट परफॉर्मिंग बैंक रहेगी। पीएसयू बैंक में हमें लगता है थोड़ा दबाव कुछ समय के लिए अभी रहेगा, अगले क्वार्टर के नंबर्स तक। अगले क्वार्टर्स के नंबर तक पीएसयूज में दबाव रहेगा। अगर बैंकिंग में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र पर फोकस करें। ये बहुत ही क्लियर मैसेज जो है जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं बैंकों को लेकर के, उनके लिए है राजेश जी की तरफ से। और अब रजनीश तिवारी जी ने बनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, क्या इस मार्केट में एवरेज कर सकते हैं? प्लीज़ आज के एक्सपर्ट राजेश जी की राय जरूर दिला दें। तो राजेश जी की राय बिल्कुल आपको दिलाते हैं। राजेश सर, ये बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं, ज़्यादातर शेयरों में ऊपरी स्तरों से जो लोग फंस गए हैं कि क्या अब एवरेजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस तरह के बाज़ार में सर? क्योंकि लोग नुकसान में हैं और पैसे हैं तो एवरेज करना चाह रहे हैं। तो देखिए, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है कि आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, चलिए इंडेक्स मैं तो इस सवाल को थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूं सर। एवरेजिंग हाँ। करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहाँ पे एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, कौन से ऐसे इंडिकेटर होते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं? तो देखिए, एवरेज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप इंडेक्स को देख के एवरेज करें, तो इंडेक्स तो अभी भी बुलिश टेरिटरी में और ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो उसको देखेंगे तो आपको मार्केट का एक पिक्चर अलग दिखेगा। लेकिन आप किस सेक्टर और किस स्टॉक में हैं उसको देखना काफी जरूरी है। अगर आप एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में हैं और वहां पे काफी बड़े कट ऑलरेडी आ चुके हैं और हमें वो सेक्टर की विजिबिलिटी दिख रही है कि हाँ, ये सेक्टर में कहीं रिकवरी आते हुए दिखेगी, या ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे अर्निंग्स इंटैक्ट है, तो बिल्कुल जहाँ पे जिन सेक्टर्स के अर्निंग्स इंटैक्ट है, जहाँ पे अर्निंग्स पे कोई भी दबाव नहीं देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के नंबर में, और विजिबिलिटी है कि यस, ये अर्निंग को मेंटेन रखेंगे और वहां बड़े करेक्शन आ चुके हैं, तो वहां पे जरूर आप एवरेज कर सकते हैं। आज की डिप में जो जो भी करेक्शन हुआ है वो एक छोटा करेक्शन है, इसको देख के अभी हमें इतना विचलित नहीं होना चाहिए। ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। जब भी कोई बड़ी इवेंट का आउटकम आता है तो जो हमने एक कहावत सुनी है मार्केट में कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो जो था कि फेड एक रेट कट करेगा, तो फेड ने एक हकीकत में रेट कट करा और उसको मार्केट ने अपना एक प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा अभी रुकना चाहिए सेक्टर में जहां आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, जैसे कि फार्मा हुए, आपका एफएमसीजी सेक्टर हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, या आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ। ये सेक्टर में अगर आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ पे तो क्योंकि बहुत बड़े करेक्शन नहीं हुए, तो ये छोटे मोटे करेक्शन में अगर आपको चाहिए कि एवरेज करना, तो यहाँ एवरेज कर सकते हैं और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बड़े कट ऑलरेडी आ गए, जैसे अगर आपकी पोजीशन रेलवे में है, डिफेंस में है, वहां जरूर आपके पास या पीएसयू स्टॉक्स में भी अगर हम देखें तो वहां जरूर एक बड़े कट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वहां अगर आपको एवरेज करना है, क्या अगर आपका विचार है, तो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है रुकना चाहिए और मार्केट को एक वापस अप ट्रेंड को रिज्यूम करने देना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में ब्रेड्थ जब तक इंप्रूव नहीं हो तो वहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें लगता है मार्केट का मूड पीएसयू और रेलवे डिफेंस की तरफ अभी भी नहीं बढ़ा है। वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग रहेगा। तो सेक्टर टू सेक्टर आपको व्यू लेना होगा और किस सेक्टर में आपका निवेश है उसके हिसाब से थोड़ा कॉल लेना होगा। लेकिन इंडेक्स को देख के अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में पोर्टफोलियो है तो आप इंडेक्स को देख के जरूर एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके कोई स्टॉक में करेक्शन हुआ है और इंडेक्स तो अभी भी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हमें लगता है आपका लार्ज कैप स्टॉक है तो जरूर रिकवर होते हुए दिखेगा बहुत जल्द। चलिए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही रूल हर जगह अप्लाई हो जाए। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से एवरेजिंग करने की सलाह दी गई है। लेकिन हाँ, क्या कुछ स्थिति घटी है, वैल्यूएशन कैसी है, कितना गिरा है, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके एवरेज करने की रणनीति अपनानी चाहिए। लार्ज कैप में है तो एवरेज अभी कर सकते हैं। चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। वसीम जैदी जी का सवाल आया है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून आपको वसीम भाई। कह रहे हैं कि सर मैं कतर में हूँ और मेरे पास HPCL ले रखे हैं इन्होंने 358 पे और IOC इन्होंने ले रखे हैं 49 रुपये पे।
कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करूं, होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। और आईओसी पे एक और सवाल हमारे पास है मोहम्मद शादाब आलम का। इन्होंने 169 के भाव पर ले रखा है, तो 169 पे इन्होंने ले रखा है और 49 पे जो है वसीम भाई ने ले रखा है। तो कतर से आपके लिए सवाल है सर, पहले तो आईओसी पे जान लेते हैं कि क्या स्थिति होनी चाहिए। 164 का भाव है और इन्होंने 49 पे वसीम जी ने ले रखा है। और यहाँ पर जो इनकी ख़रीद है, दोनों में काफ़ी प्राइस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इनकी ख़रीद जो है 169 की है। तो अभी क्या करना चाहिए आईओसी में, और ख़ासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छी रैली रही जब क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन? तो थोड़ा नजरिया अगर आपका बड़ा है, लंबी अवधि का है, तो बने रह सकते हैं जरूर। हायर साइड पे आईओसी का पहले अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे जरूर कुछ समय से स्टॉक हायर साइड पे 180 185 की रेंज पे से हर बार सप्लाई लेता हुआ दिखा है और वहां से फिसलता हुआ दिखा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है। एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे चल रहा है स्टॉक का, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई बड़ी सेक्टर को टेलविंड नहीं मिलेगी, ये सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि जिस तरीके के अभी माहौल बने हुए हैं ये सेक्टर के लिए, यहाँ पे अभी हमें लगता है कुछ समय के लिए कंसोलिडेट रहेगा। 160 के आसपास इसके मेजर सपोर्ट एरिया, अगर ये नहीं टूटता है 160, तो हमें यहाँ पे उम्मीद है कि ये स्टॉक जरूर वापस 184 185 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। और देन उसके फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो करीब 200 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय देना होगा। एचपीसीएल में तो हमें लगता है वो प्रॉफिट में ही बैठे हैं और हमें लगता है कि बने रहें। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। ये एक पहला मंथ है जहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है स्टॉक में, बट ओवरऑल कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है एचपीसीएल में आपको अगर कोई स्टॉप लॉस फॉलो करना है आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 385 रुपए के आसपास। अगर ये 385 नहीं टूटता है तो बने रहे अपने निवेश में। 415 420 की रेंज को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 460 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। ये थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है। तो ये रहा है एचपीसीएल आईओसी के ऊपर निकल करके आती हुई। और इस बीच करीब करीब 1350 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से, थोड़ी देर पहले हालांकि आंकड़ा 1450 था, तो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से निवेदन है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगाइए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए इस लिंक को। तो क्योंकि आज बड़ा दिन है और ऐसे में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो कि टेलीग्राम के माध्यम से या फिर कहीं और से मिलती है वो आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। तो आप इस लिंक को जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाइए ताकि मनी9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार मिल सके। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न आया है, ये अधिगिम के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। और अच्छा, इन्होंने नाम बताया हुआ है, कह रहे हैं कि हमारे सबसे पसंदीदा विपुल सर को नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। कह रहे हैं संचित शर्मा जी हैं पिछोर मध्य प्रदेश से। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कह रहे हैं गार्डन रिच के 50 शेयर 2100 के भाव पर ले रखे हैं और इन्होंने पारस डिफेंस के भी शेयर ले रखे हैं। ये इन्होंने 1464 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। कह रहे बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है एवरेज करने के लिए, अब रुपए भी नहीं बचे हैं। डिफेंस शेयरों में लोग काफ़ी जो है फंस गए हैं सर। और हालांकि रैली भी बेतहाशा देखने को मिल रही थी, लोग भी हर ऊंचाई पर जा कर के ले रहे थे और शायद जिन लोगों ने पीक पे लिया वो काफ़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब जीआरएससी जब चल रहा था 4-5 दिन के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिला था, अब 1699 पे चल रहा है और जो है इनकी ख़रीद जो है वो जो है 2100 रुपये के आसपास की है। तो करीब 400 रुपये से ज़्यादा का पर शेयर नुकसान हो रहा है। पारस डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर जो भाव देखने को अभी मिल रहा है वो भी इनकी ख़रीद से ठीक ठाक के नीचे जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी चल रहा है 1078 पे और इन्होंने ख़रीद रखा है पारस डिफेंस जो है 1464 रुपये पे। यहाँ पर भी करीब करीब 400 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। एवरेजिंग कर नहीं सकते हैं, पैसे नहीं है। वैसे भी आपने मना किया था डिफेंस में अभी एवरेजिंग करने के लिए। क्या करें सर, मजगांव डॉक हो, जीआरएससी हो, पारस डिफेंस हो, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं अभी इस समय अपने क्लाइंट्स को? तो विपुल जी देखिए, ये तीसरा महीना है जहाँ पे हमने देखा है कि डिफेंस के स्टॉक्स में एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर चलते हुए दिखा है। हालांकि ये सारे स्टॉक्स ने जो तेजी दिखाई थी वो भी काफी बड़ी तेजी बनी थी। पारस डिफेंस की बात करें तो जो अपने हाई है वहां से करीब 25-26% करेक्ट हुआ है,
लेकिन रैली काफी बड़ी बनी थी। 600 रुपये से स्टॉक ऑल द वे अगर हम देखें तो 1400, 1450, 1500 के आसपास तक भी तेजी करते हुए दिखा था। अब ये है कि ये स्टॉक में तीसरा महीना है करेक्शन का। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी फिसल चुके हैं, जो कि दिखाता है कि थोड़ा सा वीकनेस तो है। और थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड हो चुके थे इनके। के चलते हमने देखा कि मार्केट में जहां दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली सेक्टर में, तो वहां से यहाँ से निवेश शिफ्ट होके वहां पे बढ़ते हुए दिखा। तो सेम अगर हम देखें तो वही थीम रेलवे स्टॉक्स में भी प्ले होते हुए दिखी। वहां पे भी वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच होते हुए हो चुके थे, तो वहां पे भी हमने देखा कि एक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी। तो ये एक मार्केट में जब भी कोई सेक्टर में काफी बड़ी तेजी हो जाती है और वैल्यूएशंस को एक स्ट्रेच वैल्यूएशन पे स्टॉक्स पहुंच जाते हैं, तो वहाँ करेक्शन होता है। हालांकि सेक्टर एक अच्छा बेहतरीन सेक्टर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। थोड़ा पेन जरूर है। अब यहाँ पे एवरेज करने के लिए उनके पास अभी फंड नहीं है, तो हमें लगता है कि लॉस भी नहीं करना चाहिए। जी अगर आप अब आपके पास जो बचा है वो समय बचा है, अगर आप लंबा समय इसको देंगे तो हमें लगता है आपके लॉस थोड़े यहाँ से रिकवर होते हुए दिखेंगे। और हो सकता है जैसे सेक्टर में वापस बाइंग इंटरेस्ट बनेगा तो आपके भावों के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब तक आपके पास कोई दूसरा विकल्प में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता, कोई सेक्टर आपको नहीं आप शिफ्ट करते, तब तक तो हमें लगता है बने रहे। इसमें रिकवरी बनेगी। जी ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं करेक्शन के, थोड़ा रिकवरी आएगी। उस समय इसको एक बार या तो रिव्यू करें, या अगर लंबा समय देंगे तो हमें लगता है वापस इसमें भाव आते हुए दिखेंगे। जिनके पास फंड हैं वो क्या करें सर? और दूसरा, नेहा भारती जी हैं, इनका भी एक डिफेंस का शेयर है, BEL 1300 पे 1300 के भाव पर इन्होंने 297 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। BEL पे क्या राय होगी? और चूँकि आप कह रहे थे इनके पास चूँकि फंड नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एवरेजिंग की सलाह आज के कार्यक्रम में मांग रहे हैं, क्या उनको सजेस्ट करेंगे PSU डिफेंस शेयरों में, क्या फिर आप अवॉइड करेंगे अभी? तो देखिए विपुल जी, जब भी आपको एवरेज करना है तो जब तक वो सेक्टर में कहीं ना कहीं गिरावट थमती नहीं है, जब तक आपको एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये गिरावट कहाँ तक बढ़ेगी। तो एक बार ये गिरावट को कहीं ना कहीं थमने दे। सारे स्टॉक्स को देखें तो एक ही जैसा बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरी बास्केट में ही थोड़ा सा मार्केट अभी एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। ये तीसरा महीना जरूर है एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग का। मुझे भी लगता है कि थोड़ा रुके, ये महीने को और वेट करें। स्टॉक्स को, सारे स्टॉक्स को आप देखें, क्योंकि ये तो पूरे सेक्टर में ही एक साथ बिहेवियर है। तो आपको जरूर मौका मिलेगा कि पूरे सेक्टर में जहां एक लगेगा कि बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक्स एक रिकवरी दे रहे हैं, तो जो भी ये लो बनेंगे सारे स्टॉक्स में, BEL की बात करें तो हमें लगता है जिस तरीके का करेक्शन है, ये हो सकता है कि ये 260 के आसपास भी आ जाए। तो वहां पे एक बार फिर रिव्यू करें, या किसी भी बॉटम से स्टॉक जब भी 7 से 8% का रिकवरी दे, तभी हमें लगता है कि एक एवरेज के लिए सोचना चाहिए। अदरवाइज आप जो एवरेज करेंगे वो कैपिटल भी इस पे ब्लॉक होते हुए दिखेगी, क्योंकि कहीं भी अभी बॉटम फॉर्मेशन के साइन आते हुए नहीं दिखे। तो थोड़ा अभी हम रुकने की सलाह देंगे। अभी इतनी जल्दबाजी में इसमें यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए। कैपिटल अपने हाथ में रखें, जब भी सही समय आएगा तब आप इसमें एवरेज करें, तो आपके रिटर्न भी जल्दी बनेंगे और सही जगह से आपका वापस बाइंग भी हो जाएगा। जी, तो ये राय फिलहाल BEL के ऊपर निकल करके आती हुई। और अगले दर्शक का जो हमारे आदर्श पांडे जी हैं, उन्होंने सवाल भेजा है, और सवाल के साथ साथ मनी9 को 100 रुपये इन्होंने भी भेजे हुए हैं। कह रहे हैं कि सर टोरेंट पावर के मौजूदा भाव पर यहाँ पर क्या एंट्री कर सकते हैं? धन्यवाद सर। अब कल इस पर खबर आई थी, 2 दिन से खबर इस पर चल रही है, और आज जो है ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन कल ठीक ठाक तेज़ी भी देखने को मिली थी टोरेंट पावर के अंदर। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी सारी विस्तार योजनाएं भी इन्होंने बनाई हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें निकल करके आई हैं, लेकिन कल इनको एक बड़ा महाराष्ट्र सरकार से ऑर्डर मिला था, इसके चलते 5% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली थी। 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छूने के बाद अब शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आज 5% की गिरावट। क्या करना चाहिए? इस गिरावट में खरीदारी करना चाह रहे हैं सर ये? तो देखिए, एक बेहतरीन स्टॉक है टोरेंट पावर। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। अगर हम स्टॉक को देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। छोटी ही गिरावट, कोई बड़ी गिरावट तो हुई नहीं है स्टॉक में, जी लेकिन हमें लगता है कि बिल्कुल इनका निवेश का यहाँ पे इच्छा है तो बिल्कुल की जा सकती है। स्टॉक में डाउन साइड में जो सपोर्ट है, महत्वपूर्ण सपोर्ट जो नियर टर्म के हिसाब से वो करीब बना हुआ है 1770 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर ही बना रहा तो हमें लगता है इसके टारगेट 2000 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो छोटी मोटी गिरावट में बिल्कुल बाय किया जा सकता है 1760 के स्टॉप लॉस से। टारगेट हम प्रोजेक्ट करेंगे 1980 2000 की तरफ। चलिए,
ये राय फिलहाल टोरेंट पावर पे निकल करके आ रही है। और इस बीच जरा विवेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। विवेक जी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। विवेक जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर दादर नगर हवेली से सर। दादर नगर हवेली से बोल रहे हैं, वाह भाई। क्या करते हैं आप वहाँ पर सर? सर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। तो खुद रिसर्च करते हैं या किसी से पूछ के लगाते हैं पैसे? नहीं खुद खुद। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और मनी 9 के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा सवाल ये, मैंने 1888 के प्राइस पे टीटागढ़ के 10 शेयर लिए थे। अच्छा, 1888 के भाव पर अब तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? पीरियड तक तो सही नहीं चलेगा, जितना तक जाए कोई दिक्कत जब तक होल्ड करना चाहें ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। नतीजों ने थोड़ा सा निराश किया था टीटागढ़ के, और जिस भाव पे आपने लिए हैं तो वहाँ से तो आपको भी काफ़ी निराशा हो रही होगी। 600 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर। तो ठीक ठाक करेक्शन जो है यहाँ पर। कब लिए थे सर आपने? ये मेरे ख्याल से इन्होंने जुलाई के आसपास से लिए होंगे, और तभी ये जो है इतनी। उसी टाइम लिया था। अच्छा अच्छा, आप पूछते हैं राजेश जी से क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। बिल्कुल पीक पे जाके लिया है सर आपने 1888 पे। सर अब कह रहे हैं बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी के जो नतीजे आए वो उतने उत्साहजनक नहीं थे। इनकी कोई इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, समय सीमा कोई तय नहीं की है। आपकी सलाह टीटागढ़ को लेके क्या होगी? रेलवे पे अगर आप अपना व्यू एक बार फिर से दोहरा सकें कि आज रेलवे की अच्छी खासी पिटाई है। RVNL 4.25% नीचे है, टीटागढ़ में अच्छी खासी गिरावट है। इसके अलावा IRCTC और IRFC भी इस समय गिरे हुए हैं। क्या व्यू दे रहे हैं सर आप लोगों को अपने? तो देखिए विपुल जी, ये सेक्टर में भी डिफेंस की तरह ही एक करेक्शन का दौर चलते हुए दिख रहा है। ये यहाँ पे भी रेलवे में देखे तो ऑलमोस्ट ये तीसरा महीना है जहाँ पे एक करेक्शन का दौर देखने को मिला है सारी रेलवे स्टॉक्स में। टीटागढ़ वैगन की बात करें तो जो इसके रिसेंट हाई बने थे वहां से ऑलमोस्ट 35% ये स्टॉक करेक्ट होते हुए दिखा है। अब इस करेक्शन में स्टॉक ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वीकनेस यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखी है। हो सकता है स्टॉक में करेक्शन और एक्सटेंड हो, क्योंकि अभी भी कहीं भी कोई रिकवरी के साइन पूरे रेलवे सेक्टर में भी नहीं बने, और ये स्टॉक में भी हमें कोई सच फाइनेंशियल्स में भी पॉजिटिविटी नहीं थी। तो जरूर इतने बड़े प्रॉफिट पे काफी इन्वेस्टर बैठे हुए लॉन्ग टर्म में, जिन्होंने लिया हुआ है वो तो काफी बड़े प्रॉफिट में ये स्टॉक में बैठे हुए। अगर इसका ईयर ऑन ईयर देखें तो ये 3-4 साल से स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, और ये पहली बार कहीं एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में ये करेक्शन में हो सकता है स्टॉक 1200 इवन 1180 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। लेकिन अगर ये लंबे समय के लिए बैठे रहते हैं तो हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक में कहीं ना कहीं 1150 1180 की तरफ एक सपोर्ट आते हुए दिख सकता है, और एक पुलबैक का ट्रेड बन सकता है। अब ये ऊपर के भाव कब आएंगे, वहां का कंफर्मेशन कब मिलेगा? वो कंफर्मेशन मिलेगा 1530 के लेवल को क्रॉस करने के बाद। अगर ये 1530 क्रॉस करने में कामयाब होता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो हमें लगता है कि स्टॉक में फिर पोटेंशियल है इसको वापस अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ने का। बट हमें लगता है थोड़ा अभी सेक्टर में वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, इसलिए काफी कुछ प्रॉफिट टेकिंग डिफेंस एज वेल एज रेलवे दोनों ही सेक्टर में देखने को मिली है। वापस मार्केट जब तक वापस हमें लगता है कि एक अच्छे बड़े बुल फेज में वापस कन्वर्ट नहीं होगा, ये सेक्टर थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। तो टाइम लगेगा इसमें रिकवरी में, और अभी करंट लेवल से ऐड नहीं करना है क्योंकि अभी भी करेक्शन थमा नहीं है। 1550 के ऊपर जब निकलेगा स्टॉक तो जरूर वहां पे एग्रेसिव ऐड किया जा सकता है। देन स्टॉक में हमें लगता है वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की भी यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक सर। तो ये राय टीटागढ़ वैगन को लेकर करके आ रही है। इसके अलावा इरकॉन से लेकर के तमाम जो है रेलवे शेयरों पे सवाल आ रहे हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक जो है हम पहले ज़रा बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे की। लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहें।
नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका जिसमें हर रोज हम लेकर के आते हैं HDFC स्काई की तरफ से एक ऐसी कॉल जहां पर आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और इसमें हमारे साझेदार होते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो चलिए सीधे चलते हैं संदीप बताइए कि आप HDFC स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई का मानना है कि आपको कैम्प्लास्ट सेनमार इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना है। रेकमेंडेड प्राइस है 489 का, यानी कि 489 रुपये ये प्राइस है जहां पे आपको खरीदारी करके चलना है। पहला टारगेट होगा 580 रुपये का, उसके बाद ये शेयर 605 रुपये तक भी जा सकता है, यानी कि 18% से ज़्यादा का रिटर्न, 18% से ज़्यादा की कमाई आपकी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये एक टेक्निकल कॉल है, इसलिए 479 रुपये यानी कि 479 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है। 4 महीने की इस कॉल की वैलिडिटी है, क्योंकि 27 जनवरी 2025 तक आपको ये होल्डिंग पीरियड लेके चलना है। तो 4 महीने अगर आप होल्ड करते हैं कैम्प्लास के शेयर को, तो करीब करीब 19% के आसपास की आपकी कमाई होती हुई नजर आ सकती है। ये एक टेक्निकल कॉल है, 4 महीने का नजरिया है इसमें। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जिसमें आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस कॉल के बारे में बताने के लिए, और बताने के लिए कि HDFC स्काई पे की कॉल पे क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, क्या समयावधि होनी चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखनी चाहिए। तो फिलहाल अपनी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका का की, और इसके बाद अब जरा हमारे साथ SK जोशी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जोशी जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जोशी जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? हाँ मैं पूना से बोल रहा हूँ। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ जी। और मैंने टेक्निकल वगैरह का थोड़ा सा आइडिया है। अच्छा, और मैं शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी एनर्जी को अपनी वेल्थ बढ़ाने में लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आज आप? मैं ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक ईवी वगैरह का भविष्य अच्छा लगता है, तो मैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो बल्कि मेरे पास हैं ऑलरेडी कुछ शेयर, तो उसमें बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी 300 शेयर हैं, और जो 115 के भाव में कुछ 15 दिन पहले लिए थे, तो मेरा 6 महीने से 1 साल का नजरिया है। तो क्या मैं ये लेवल और ऐड करने के लिए ठीक है, या जो मेरे पास 300 शेयर हैं तो वो मैं होल्ड करे रहूं? जी सर, कम से कम जो आप कह रहे हैं कि क्या और एवरेज खरीदना चाहिए और खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो कम से कम गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका तो ऐसा बोल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ब्रोकरेज हाउसेस इस पर जो है अपनी रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 160 रुपये कर दिया है, और बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय रेटिंग के साथ शेयर पर लक्ष्य बढ़ा करके 145 रुपये कर दिया है। सर, इन्होंने 115 पर लिए हुए हैं, लंबे अवधि का नज़रिया है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि क्या अभी फ्रेश और ज़्यादा खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो चार्ट अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई टिप्पणी हो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। तो देखिए, ईवी व्हीकल का भविष्य तो है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है ईवी व्हीकल्स को पुश करने में, हमें लगता है जरूर बेनिफिशियरी रहेगा ये कंपनी। लेकिन इसके भी काफी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड प्लेयर है, और काफी सालों से हमने देखा है 2 व्हीलर स्पेस में काम करते हुए दिखे। ओला में देखिए, अल्टीमेटली किसी भी स्टॉक के प्राइस को बढ़ने के लिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जरूर ईवी एक बड़ी थीम है आगे आने वाले सालों के लिए, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि स्ट्रीट अभी भी ओला के रिजल्ट्स को काफी क्लोजली मॉनिटर करेगी। अगले 2-3 क्वार्टर में किस तरीके के परफॉर्मेंस स्टॉक दिखाता है, ये उसी तरीके का यहाँ पे प्राइस बिहेवियर होते हुए भी दिख सकता है, जो हमने न्यू एज कंपनीज को पहले देखा था कि लिस्टिंग के समय काफी अच्छे मोमेंटम में थे, लेकिन जैसे जैसे जब तक मार्केट में अर्निंग्स की तरफ विजिबिलिटी नहीं थी, तो वो सारे स्टॉक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन में या करेक्शन के दौर से काफी लंबे समय रहे। और अब वापस हमने देखा कि स्टॉक जैसे जोमेटो हुआ या बाकी स्टॉक्स में एक अब रिकवरी बनी, जहां जहां विजिबिलिटी वापस से आते हुए दिखी है। ओला इलेक्ट्रिक में अगर हम जो भी छोटा लिमिटेड चार्ट है हमारे पास, उसके हिसाब से देखें तो 100 रुपए के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जो भी अभी तक का लिमिटेड यहाँ पे ट्रेडिंग एक्शन हुआ है।
हमें लगता है 100 रुपीज इसके लिए मेजर सपोर्ट है। अगर वो नहीं तोड़ता है तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा कुछ समय के लिए। 100 रुपए से 130 रुपए की रेंज हमें लगता है कुछ समय रहेगी, और 130 के ऊपर जब तक ये जब निकलेगा तो हमें लगता है कि काफी कुछ फाइनेंशियल्स भी इसके इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। एंड 130 का ब्रेकआउट आने के बाद हो सकता है इसमें 165 170 तक की टारगेट भी आते हुए दिखे, लेकिन इसमें समय देना होगा। हमें लगता है कुछ समय के लिए स्टॉक एक रेंज में रहेगा, 100 रुपए से 130 की रेंज में। को पावर्ड बाय टेक्नो।